आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि क्या चीज़ इस बार रिड्यूस हुई थी, तो उस हिसाब से हम इस बार पढ़ेंगे 2021 और 22। और वैसे भी हम सारी चीज़ पढ़ लेंगे जो जो चीज़ें आ रही है या नहीं भी आ रही है, ठीक है, सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। तो ये वीडियो है 10 मिनट्स में, इसमें आप पूरा चैप्टर ढंग से जान लेंगे कि क्या क्या चीज़ें बुक में आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी है। तो अभी हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसमें हमें अब जानना है कि व्हाट इज़ मतलब रिसोर्सेज क्या होती है, जैसे नेचुरल होती है, ह्यूमन होती है, रिन्यूएबल होती है और नॉन रिन्यूएबल होती है। रिन्यूएबल में भी दो चीज़ें होती है, एक तो कंटिन्यूस और फ्लो विंड वाटर। कंटिन्यूस मतलब जो लगातार चलता आ रहा है, जैसे हवा चलती है, पानी बहता है। और बायोलॉजिकली क्या होता है कि जैसे नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट में चेंज आते हैं, फॉरेस्ट को उखाड़ा जाता है, या एनिमल्स कैसे रहते हैं, वाइल्ड लाइफ कैसी होती है, ये सब चीज़ों में नेचुरली होता है ये सारी चीज़ें कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल में क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल में ये होता है कि नॉन रिसाइकेबल एंड रिसाइक्लेबल। तो रिसाइक्लेबल में होता है जैसे मेटल्स, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कोई पेपर है तो उस पेपर को हम रिसाइकल कराकर एक नया पेपर भी बना सकते हैं। पर नॉन रिसाइक्लेबल जैसे फॉसिल फ्यूल हमारी जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, उसको हम कभी भी मतलब वो रिन्यूएबल नहीं होता, उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए, तो इसीलिए वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या है नॉन रिन्यूएबल, और इसके आगे वाले चैप्टर्स मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में पढ़ेंगे कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे इसे हम शॉर्टली पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 1। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, तो इसमें हम जानते हैं कि जैसे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को हम बेस्ड ऑन ओरिजिन पे डिवाइड करते हैं। अब ओरिजिन में क्या होता है, ओरिजिन में बायोटिक होता है, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, लाइफ स्टॉक। अब ह्यूमन बींग्स में इंसान हो गए, जानवर हो गए, और पेड़ पौधे हो गए, और लाइफ स्टॉक जैसे हेंस, ये सब पोल्ट्री इन्हें कहते हैं, ये सब चीज़ें होती है। और अबायोटिक वो होता है जैसे रॉक्स एंड पत्थर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये सब एबायोटिक है, मतलब जो नॉन लिविंग है। बायोटिक कौन है, जो सांस ले रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, कि जो एग्जॉस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल में होता है वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कि वाटर भी रिन्यू, जैसे वाटर खुद को रिन्यू करता जाता है, फॉरेस्ट भी अपने को आपको कैसे ना कैसे रिन्यू कर ही लेता है, और वाइल्ड लाइफ भी रिन्यू हो ही जाती है। तो ये हम रिन्यू कर सकते हैं। इसमें भी रिन्यू में भी क्या होता है, कंटिन्यूस और फ्लो। एग्जाम्पल विंड वाटर, जैसे मैंने अभी आपको बुक में बताया था, वही चीज़ टाइप की है कि जैसे कंटिन्यूस बहना विंड वाटर, तो इसे हम रिन्यू कर सकते हैं, ये दोबारा हो सकती है। बायोलॉजिकली भी हो सकती है, जैसे बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ करना। और नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल्स, मेटल्स होते हैं। मेटल्स में जैसे मेटल्स को भी एक बार बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब डीप इनटू द ग्राउंड बने रहते हैं, तो वो मतलब इतने सालों बाद ही एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें भी रिसाइकल होते हैं कि जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे हम मेटल्स को रिसाइकल कर सकते हैं, पर नॉन रिसाइक्लेबल वो होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल, ये सब चीज़ें जो गाड़ी में भर दिया पेट्रोल, तो अब वो ख़त्म हो ही जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे, और जितना ख़त्म होगा उतना पैसा बढ़ता जाएगा, उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे बेस्ड ऑन ओनरशिप, कि किसने उस चीज़ों को ओन किया है। अब जैसे इंडिविजुअल बेसिस पे भी हो सकता है, जैसे प्लॉट्स घर किसी के खुद के होते हैं, तो वो एक खुद के उसकी प्राइवेट चीज़ है। और हाउसेज है, वेल्स है, कुएँ हैं या घर हैं, प्लॉट्स हैं। और इसमें ये भी होता है कम्युनिटी में क्या होता है, पब्लिक पार्क्स, बरियल ग्राउंड्स, मतलब जो ग्रेवयार्ड होते हैं वो, और पब्लिक पार्क्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल बिल्डिंग्स होती है, ये सब कम्युनिटी लोग यूज़ कर सकते हैं। और कम्युनिटी में भी ये होता है कि वो किसी इंडिविजुअल की होती है, पर तो भी वो खुला रहता है लोगों के लिए, जैसे पब्लिक पार्क्स भी लोग उसमें आ सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बनाया है। और भी हम नेशनल हो सकते हैं। नेशनल में क्या आता है, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इसमें रेलवे भी आ सकता है, पोस्ट ऑफिस आ सकता है, कि जो गवर्नमेंट की मतलब नेशनली चीज़ें चल रही है, जैसे मिनरल का, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ, ये सब नेशनली है। अब है इंटरनेशनल, तो ये है कि वो पूरी किसी का वर्ल्ड के बेसिस पे हो गया। नेशनल में तो एक कंट्री के बेसिस पे। इंटरनेशनल में जैसे एटमॉस्फेयर, ओशंस बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल मतलब कि अब जैसे पानी है, तो पानी किसी का तो नहीं है, किसी देश का। पानी तो समुंदर हर तरफ से है, तो इसीलिए उसमें भी मतलब ट्रेड चलती है। जैसे 200 नॉटिकल माइल्स पे ओशन की ट्रेड चलती है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा बुक में अपना, देखिए कि ये नॉटिकल माइल्स का एग्जाम्पल
एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल्स याद करने हैं। अब बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में भी दो चीज़ होती है, एक पोटेंशियल होती है। पोटेंशियल अभी हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में इसमें डिटेल में है, जैसे विंड एंड सोलर एनर्जी होती है, टाइडल होती है, जियोथर्मल होती है। अब विंड एनर्जी जैसे होती है कि विंड का, जैसे विंड मिल्स देखते हैं तो वो विंड प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी जैसे कि आजकल बहुत चलती है कि उससे सोलर कुकर्स भी होते हैं। सोलर एनर्जी सनलाइट की एनर्जी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है एक तरीके से। टाइडल जो टाइड्स उसकी मतलब जो टरबाइंस लगी रहती है वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में, कि टरबाइन लगी रहती है और उससे पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है, तो ये बहुत यूज़फुल होता है। जियोथर्मल भी हमारे बहुत काम की होती है कि जियोथर्मल में जैसे हम ये देखते हैं, जैसे अपना मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का चैप्टर खोलिए तो इसमें जियोथर्मल के बारे में लिखा हुआ है। इसमें जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज भी होती है, तो ये भी बहुत यूज़फुल होती है कि एनर्जी कंजर्वेशन वाले में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। जैसे एक जियोथर्मल एनर्जी होती है कि ये भी यही होता है कि हीट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और क्योंकि अर्थ को मतलब जैसे हॉटर होता जाता है, जितना डेप्थ उसकी बढ़ती जाती है, तो ये जियोथर्मल होती है कि हाई टेम्परेचर को कम करता है। और ग्राउंड वाटर जैसे हर ग्राउंड होता है वो हीट को मतलब एब्जॉर्व करता जाता है, तो उसमें ग्राउंड वाटर में पानी भी होता है, तो ये सब तो पानी गर्म होता जाता है, ये सब चीज़ें होती है। अब जैसे पोटेंशियल में इसमें पोटेंशियल में भी होता है, स्टॉक भी होता है। ये चार चीज़ें होती है, पोटेंशियल होता है, स्टॉक होता है, डेवलप्ड होता है, रिजर्व्स होता है। स्टॉक में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो एक मॉलिक्यूल है। जैसे साइंस में पढ़ा होगा H2O, तो वो उसको आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हुई है कि हम उसको ब्रेक कर सकें, तो इसीलिए वो मॉलिक्यूल बना ही हुआ है, तो उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी स्टॉक पे बेसिस पे। अब रिजर्व्स के बेसिस पे जैसे वाटर है, फॉरेस्ट, ये सब एक इंसान के लिए रिजर्व ही हैं कि वो वाटर का यूज़ करता है। फॉरेस्ट से ये वुड, ये सब चीज़ें यूज़ करता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशंस भी लिखी है, डेफिनेशंस याद कर सकते हैं, ठीक है। ये सब, ये तो मैं एक समरी है जिससे कि आप ढंग से पूरा चैप्टर एक वाइड बेसिस पे जान सकें, ठीक है। और डेवलप्ड है कोल, वाटर, जैसे कोयला और पानी, ये सब डेवलप्ड है एकदम। तो ये सब चीज़ें जैसे डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होती है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी है डिटरमाइंड, मतलब उसको किया गया है यूटिलाइजेशन के लिए, पर वो मतलब टेक्नोलॉजी और लेवल ऑफ द फिजिबिलिटी कि कितने ढंग से अगर हम उसे प्रोड्यूस करें तो कितने ढंग के पैसों में वो बेचेंगे हम, वो चीज़ होती है। और कैसी टेक्नोलॉजी लगाई है उसे हम कहते हैं डेवलप्ड, की मतलब डेवलप्ड भी है, ढंग से चलती भी है, उस टाइप की टेक्नोलॉजी भी है, तो उसे हम कहेंगे पूरी तरीके से डेवलप्ड है। जैसे वाटर, जैसे कोल, वाटर, जैसे कोल की टेक्नोलॉजी भी निकाल ली है, और वाटर ये सब की कि टरबाइन लगा दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब है हमारा रिसोर्स, जैसे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, इसमें क्या होता है, हमें डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब बहुत होता जा रहा है, क्योंकि इंसानों को अपनी ग्रीड बहुत प्यारी है, बहुत लोगों को बहुत चीज़ें चाहिए अपने काम की चीज़ों के लिए, जैसे फॉसिल फ्यूल बहुत यूज़ करते जाते हैं कार्स ये सब चलाने के लिए, तो ये सब ग्रीडीनेस के कारण है। और एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज भी कुछ ही के हाथ में है, तो इससे मतलब सोसाइटी में दो सेगमेंट है, एक किसी के पास है, कोई बहुत ही इंजॉय कर रहा है और कोई बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा है। और इनडिस्क्रिमिनेट लोग सोचते भी नहीं है कि खूब यूज़ करे जा रहे हैं वाटर रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल, हर चीज़ का कोई देख ही नहीं रहा कि इसका आगे जाकर फ्यूचर जनरेशंस के लिए कोई चीज़ बच नहीं पाएगी। तो ये सब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए कुछ व्यूज़ किए गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि इसमें ये होता है कि ऐसी डेवलपमेंट करें जिससे कि अभी का काम भी हमारा चल जाए और बाद का काम भी चल जाए, कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को ऐसा ना हो कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज देखना हो, मतलब कि कोई रिसोर्सेज बची ना हुई हो कि उससे उन्हें फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए अपनी भी चीज़ें पूरी करो पर ढंग से पूरी करो जिससे आगे के लिए बचे, तो हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके लिए कुछ प्लान्स किए गए वर्ल्ड वाइड, कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट था 1992 में, इसमें 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स आए थे। रियो डी जेनेरियो एक ब्राज़ील में जगह है वहाँ पे, और फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी ये। और इस समिट में ये किया था कि कैसे हम एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कर सके, कैसे हम डेवलपमेंट कर सके ग्लोबल लेवल पर। और इसमें ये भी देखा गया था कि कौन कौन से क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उसको हम कैसे बचा सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब कैसे वाइल्ड लाइफ को हम बचा सकते हैं कि वो डिप्लीट ना होए,
मतलब ख़त्म ना होए। और रियो कन्वेंशन ये भी किया था कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें। इससे अब इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हमें एक एजेंडा 21 उनने फाउंड किया, ये जिससे कि सस्टेनेबल, मतलब कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने बताया कि इन्वायरमेंट को ख़राब होने से कैसे बचाया जाए, उसके लिए 21st सेंचुरी में ये प्लान वो किया जिसका नाम था एजेंडा 21। अब इसमें क्या था कि सारे वर्ल्ड लीडर 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, कैसे एनवायरनमेंट को बचाया जाए, कैसे उसका डेवलपमेंट किया जाए, उसके लिए था। अब ये एजेंडा सिर्फ एनवायरमेंटल डैमेज के लिए तो था ही, उसके साथ साथ पॉवर्टी, मतलब गरीबी ना हो, डिजीज़ ना हो, और मतलब सबका कॉमन इंटरेस्ट देखा जाए, म्यूचुअल नीड्स, सबको बराबर का हिस्सा मिला जाए, सबकी नीड्स पूरी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग शेयर करें। वन मेजर ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ, मतलब लोकली जो जैसे पंचायती राज जैसे सिविक्स इन सब में है, तो उसमें जैसे बताया कि लोकल गवर्नमेंट कैसे अपने पीपल का ध्यान रखती है, कैसे सुनाती है, तो वो चीज़ थी कि लोकल ही भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कह दिया वर्ल्ड वाइड और हो गया, इसे लोकली भी अप्लाई करना चाहिए। तो इस पर भी बहुत बड़ा अटेंशन था। अब हम जैसे देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग पे देखिए आइडेंटिफिकेशन, ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो लिखने होते हैं एग्जाम में। जैसे आइडेंटिफिकेशन है, इन्वेंट्री थ्रू सर्वेइंग। अब हमें सर्वे करते हैं, जैसे सर्वे करने से जैसे पाई है, तो इसे सर्वे करके हमें मिला है कि कितने लोग एग्री थे इस बात के लिए या कितने लोग नहीं थे, तो ऐसे सर्वे करना चाहिए, या हमें उसे मैप की तरह देखना चाहिए। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट, मतलब कितना क्वालिटी है उसमें, कितना क्वांटिटेटिव अच्छा बेनिफिट देगा, इस्टीमेशन करना चाहिए। और मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को ढंग से देखना चाहिए, कैसे कितना हम है, कितनी 50 जैसे 100% जैसे 99% रिसोर्सेज है, तो अब उसे हम कैसे यूज़ करें, तो उसे हम सर्वे वर्वे करके देखना चाहिए कि किस जगह पे जैसे पानी है, किस जगह ज़्यादा अवेलेबल है, किस जगह नहीं है, ऐसे ऐसे करके, तो इस पॉइंट्स को याद कर लेना होगा। अब है जैसे इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब कैसे उस जैसे रिसोर्स है कोई, तो अब उसको हम कैसे टेक्नोलॉजी के उससे बेहतर कर सकते हैं, कैसे स्किल उसमें डाल सकते हैं, कैसे अपने में स्किल बढ़ा सकते हैं। इन इंस्टीट्यूशनल सेटअप, कैसे जैसे कोल माइंस है तो उसके बगल में इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं जिससे हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो, ये सब चीज़ें हो, तो ऐसा हमें प्लान करना चाहिए। और है मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज को मैच करना चाहिए, प्लान्स करना चाहिए जिससे कि नेशनल डेवलपमेंट की नेशनली भी डेवलपमेंट हो, ये नहीं सिर्फ डिप्लीट होती जाए रिसोर्सेज। तो इस चीज़ का भी रिसोर्स को हमें प्लान करना चाहिए कि किस टाइप से हमें यूज़ करनी है, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या एग्जाम्पल्स में दे रखा है, जैसे राजस्थान जैसे राजस्थान के अंदर कच्छ, गुजरात, इन सब के कच्छ, इन सब में सोलर एंड विंड एनर्जी लगी हुई है, पर वहाँ पे कोई पानी नहीं मिलता, वहाँ डेजर्ट ही है, बारिश कम होती है कोल्ड डेजर्ट्स में। अब जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख के, वहाँ पे मतलब रिच कल्चर हेरिटेज देखने को नहीं मिलती, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो इसको हमें बैलेंस बनाकर रखना चाहिए कि नेशनली भी हो, स्टेट भी हो और रीजनल भी हो, लोकल लेवल, हर जगह से वो रिसोर्सेज सबको पहुँच सके। ठीक है, ये चीज़ थी। अब हमारी ये चीज़ है कि अब जैसे हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यही मैंने जो पॉइंट्स बताए थे ये पूरे बुक में लिखे हुए हैं, इसको हम पढ़ लीजिएगा जितने ये वीडियो देखकर, जिससे और ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब जैसे कंजर्वेशन, अब ये सारी चीज़ें हो गई कि कॉलोनाइजेशन में जैसे ब्रिटिश लोग आए थे तो उनने ख़राब कर दिया था डेवलपमेंट, और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो गए थे बहुत सारी चीज़ें, और रिसोर्स डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की गई, पर टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं हुई। आज भी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो टेक्नोलॉजी नहीं है इंडिया में, या किसी चीज़ की कमी रह जाती है, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से लोगों ने देखा है। अब कंजर्वेशन, अब इन सब बुराई चीज़ें हो गई, अब इसको अच्छी तरीके से कैसे हो करे, तो उसके लिए है कि मतलब हमें सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, जैसे क्या एक ये बहुत क्वेश्चन आता है कि गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स, तो उनने कहा था देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये इतना इनफ है कि किसी की नीड को हम पूरी कर सके, पर इतना नहीं है कि कोई अपनी लालच के कारण ही सब हड़प जाए। तो ये चीज़ थी। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल, उनने कहा था कि ग्रीडी और वो सब को हमें दूर करना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, ये था। अब ये उसके बारे में कुछ चीज़ें ऐसे ही लिखी हुई है, रियो डी जेनेरियो के बारे में, ब्राज़ील के बारे में, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि यार कॉमन फ्यूचर, ऐसे उनने हेडिंग दी थी, ये सब चीज़ें। अब हम जानते हैं लैंड रिसोर्सेज, जैसे एक सर्वे दे रखा है कि इतने प्लांट्स हैं और 27% मतलब प्लेटोज़ हैं, 30% माउंटेन्स हैं। लैंड रिसोर्सेज में क्या होता है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। लैंड रिसोर्सेज में ये पढ़ना होता है
लैंड रिसोर्सेज में हमें ये पढ़ना होता है कि जैसे लैंड रिसोर्सेज में फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट क्या होता है? बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन मतलब बंजर ज़मीन, वेस्ट लैंड कि अब तो उसमें कोई एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकता, तो वैसी बंजर ज़मीन हो जाती है। और क्या चीज़ होती है? लैंड नॉट फॉर एग्रीकल्चर। लैंड जैसे एग्रीकल्चर यूज़ के लिए बचा ही नहीं, कि उस पर बिल्डिंग्स बन गई, रोड्स बन गई, उस पर फैक्ट्रीज खड़ी हो गई, तो एग्रीकल्चर कैसे होगा? ठीक है। और क्या ये हो गया। फॉरेस्ट होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन की एग्रीकल्चर करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए जगह ही नहीं मिली। अब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की मतलब अब कौन सी जो है कि उस पर हम अनकल्टिवेटेड, उस पर हम उगा नहीं पाते हैं चीज़ें। जैसे परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब जैसे गाय भैंस वहीं परमानेंटली वहीं चरने जाती हैं, तो उससे सॉइल ख़राब हो जाती है। जब वो चरने जाती है तो उसको भी, उस ज़मीन पर भी हम कल्टिवेट नहीं कर पाते। अब कल्चरेबल वेस्ट एंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5। अब जैसे जैसे स्लैश एंड बर्न, ये एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। इससे लोग जलाकर चले जाते हैं, फिर दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं, फिर ऐसे होता है कि लोगों को मतलब यूज़ ही नहीं कर पाते वो, तो उससे सॉइल की इनफर्टिलिटी बहुत समय तक नहीं रहती, तो वो भी वेस्ट हो गई लैंड। तो इसीलिए कहा गया है अनकल्टिवेटेड, जैसे 5 साल तक उस जगह पे कोई रहा नहीं तो उसकी इनफर्टिलिटी हो गई, तो उस पर अब कोई चीज़ कैसे ग्रो हो सकती है, ये बात हो गई। अब है फैलो लैंड्स। फैलो मतलब एकदम खाली छोड़िए। करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। जैसे यही स्लैश एंड बर्न का एग्जांपल दिया, वैसे ही होता है कि कर फैलो मतलब बंजर पड़ी है, खाली पड़ी हुई है, कि उस पर ये इनफर्टाइल है, इसीलिए उस पर कोई चीज़ हम ग्रो नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते उस साल। लैंड अंडर द क्रॉप्स नॉट इंक्लूडेड नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया जैसे ये होता है कि नेट सोन एरिया अपनी बुक में देख लीजिए। नेट सोन एरिया वो होता है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर। ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब खेती करी गई हो एक साल में और भी समय, मतलब जैसे मार्च में भी कर ली, जून में भी कर ली, और सितंबर में भी कर ली, अक्टूबर में भी कर ली। तो इसमें लिए मोर देन मतलब एक एग्रीकल्चर एरिया के बाद भी, मतलब पूरे साल में किसी भी वक्त कर लिया गया हो 1-2 से ज़्यादा बार, तो उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। और इसी को हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब जैसे नेट सोन एरिया, यही मैंने डेफिनेशन बता दी, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जैसे लैंड यूज़ पैटर्न। अब जैसे इंडिया में लैंड का पैटर्न किस टाइप से होता है? अब इससे होता है कि ह्यूमन फैक्टर्स को देखा जाता है, जैसे पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी क्या है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, और कल्चर एंड ट्रेडिशंस उस एरिया के किस टाइप से हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक सर्वे दे रखा है। सर्वे में जैसे ये है कि जैसे सर्वे में ये दे रखा है हमारा कि टोटल जोग्राफिकल ऑफ इंडिया 3, ये क्वेश्चन आ सकता है, टोटल जोग्राफिकल ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है। ठीक है, ये चीज़ अब इसमें ये है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जैसे सिर्फ असम नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वो 7 सिस्टर्स कहा जाता है ना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये सब जगह, तो उसे हैज़ नॉट बीन, वहाँ पे मतलब जोग्राफिकल एरिया लैंड यूज़ नहीं किया गया है ढंग से। सम एरियाज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान और चाइना ने ले लिया, उसको हम सर्वे नहीं कर पाए, इसीलिए उसमें ये सर्वे में इंक्लूड नहीं है, ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स दोबारा से आ गया कि कैसे माइनिंग साइट, जैसे माइनिंग साइट्स जैसे उसमें खेती कर ली, उसमें मतलब उसको मतलब खोद दिया, सब कर दिया, मिट्टी उभर कर आ गई, वो उड़ने लगी, ये सब चीज़ें होने लगी, तो इससे पॉल्यूशन बढ़ता जाता है, ख़राब होती जाती है, तो उन्हें बस अपना मिनरल निकाला और छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत बुरा नुकसान होता है अर्थ पे, और पॉल्यूशन बहुत होता है, क्योंकि मिट्टी उड़ती जाती है और एनवायरनमेंट में मिलती जाती है। ठीक है, जैसे बहुत जगह दे रखे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब पंजाब, वेस्टर्न, इन सब में इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पे इरिगेशन, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन भी होता है तो बहुत सालों से, तो ये चीज़ करी है कि यहाँ पे लैंड ख़राब होती जा रही है, जितना जितना मतलब सैलिनिटी, सॉल्ट बढ़ता जा रहा है, एल्कलिनिटी, एल्काइन, वो जैसे साइंस में पढ़ा होगा कि सॉल्ट्स होती है, एल्कलाइन बेसिक हो जाती है सॉइल में, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। मिनरल प्रोसेसिंग, लाइमस्टोन फॉर सीमेंट, जैसे अभी लाइमस्टोन निकलता है सीमेंट इंडस्ट्री से, कैल्साइट निकलता है, सोप स्टोन निकलता है क्रेमिक इंडस्ट्री से। ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट जैसे मैंने बताया कि वो छोड़ देते हैं, जब मिनरल निकाल दिया तो खूब सारी डस्ट हवा में उड़ जाती है, तो उससे पॉल्यूशन बहुत होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, इसको हमें रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, खूब से खूब पेड़ लगाने चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए कि गाय भैंस ऐसे ही चरने ना चले जाएँ, लैंड को ख़राब ना हो जाए। ठीक है, शेल्टर बेड्स हर जगह, जैसे सिटीज़ में भी हमें शेल्टर बेड्स बनाने चाहिए कि हम कुछ कर नहीं सकते पर कम से कम खूब सारा प्लांट्स तो उगा सकते हैं।
तो इसीलिए हमें सैंड ड्यून्स ढंग से करनी चाहिए बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज़, जो खूब सारा सैंड बना रहता है उस पर थॉर्नी बुशेज़ उगानी चाहिए। और कुछ ऐसे मेथड करने चाहिए जिससे लैंड का ख़राब ना हो। एरिड रीजन, एरिड एरियाज़ मतलब जहाँ पे गर्मी वाली जगह है, ठीक है। प्रॉपर डिस्चार्ज और इंडस्ट्रियल जो कचरा ये सब है, वेस्ट, ये सब सीधा पानी में नहीं लाना चाहिए, उसे ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे कि लैंड या वाटर या कहीं भी उसे फेंका जाए तो लैंड या वाटर का ख़राब ना होए, पॉल्यूशन ना होए। इस अब सॉइल एज अ रिसोर्स, अब इसमें बहुत सारी रिसोर्स होती है, जैसे ये बेड रॉक होती है, उसके बाद ये वेदर्ड रॉक, वेदर्ड पेरेंट रॉक होती है, फिर ये सब सॉइल होती है, उसके बाद ये टॉप सॉइल। सबसे पहले हमें टॉप सॉइल दिखती है, फिर सब सॉइल दिखती है, फिर हमें वेदर्ड पेरेंट दिखता है, फिर अनवेदर्ड जो रूखी सूखी है, जो ये पत्थर वत्थर कंकड़ ये सब चीज़ें। और ये थोड़ी सी समतल है, और ये थोड़ी और भी समतल है, उससे भी ज़्यादा समतल है, जो घास फूस हमें ऊपर दिखती है ज़मीन पर वो, ठीक है। तो ये सॉइल एज अ रिसोर्स हो गया। अब हम देखते हैं जैसे बहुत सारी, अब इसको ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ ये पूरा हमारा हो जाएगा सॉइल का। तो सॉइल में जैसे क्या होता है, एल्वुलियर सॉइल होता है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल होती हैं। अब इसमें सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले ये सारी चीज़ें होती है। और खादर एंड बांकर, अब खादर एंड बांकर 9th क्लास में हमने पढ़ा है ड्रेनेज सिस्टम में कि मतलब खादर ऐसे, मतलब जो ऐसे माउंटेन से पानी उड़ता पानी आता है नीचे, तो उसमें कई कई कंकड़ पत्थर वहीं बहा के ले जाता है, ठीक है। तो उसे खादड़ बांगड़ कहते हैं। वेरी फर्टाइल, बहुत अच्छी फर्टाइल होती है। गुड फॉर ग्रोथ ऑफ वीट, पेडी, शुगर केन, पल्सेस, दाल और गन्ना, और मतलब राइस, पेडी को राइस कहते हैं, ये सब चीज़ उगा लेते हैं। और सॉइल्स आर इंटरेस्टिंग कल्टिवेटेड डेंसली, और जो मतलब दीस जो सॉइल्स होती हैं वो मतलब बहुत कल्टिवेट अच्छी होती हैं और डेंसली पॉपुलेटेड होती है, इसमें लोग ग्रो करते हैं। अब यहाँ कहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मतलब ये साउथ की तरफ, थोड़ा साउथ की तरफ ये जगह यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल क्या होती है, ब्लैक कलर, इसको हम रिगर सॉइल भी कहते हैं। मेड अप ऑफ फाइन क्ले, क्ले मटेरियल से बना होता है, और इसकी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, और इससे कॉटन अच्छा ग्रो होता है। जैसे ब्लैक, ये बहुत बचपन से सुना होगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल पे ग्रो होता है ये, ठीक है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल पे ग्रो होता है, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल पे ग्रो होता है बहुत अच्छी तरीके से। और आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। स्टिकी होती है, जब इसे पानी गीली हो जाती है तो इसमें डीप क्रैक्स, ऐसे क्रैक देखे होंगे कभी कि जैसे कि दीवारों पे क्रैक हो जाते हैं, तो इस टाइप के क्रैक्स उभरने आने लगते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जैसे बंजर हो जाती है ना, तो क्रैक्स उभरने आते हैं वैसे, ठीक है। और फाउंड इन, ये कहाँ, प्लाटो, जैसे ये मतलब ये ब्लैक सॉइल पाई कहाँ जाती है, प्लाटो में, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य, मतलब इंडिया के सेंटर पार्ट में ये पाई जाती है, ठीक है। और मतलब मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ पूरे सेंटर में पाई जाती है। अब है रेड एंड येलो सॉइल, ये मतलब क्रिस्टल लाइन रॉक्स होती है, क्रिस्टल्स बने रहते हैं इससे, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में। ये रेडिश कलर की होती है ड्यू टू डिफ्यूजन मतलब फैला होता है आयरन, उसमें आयरन फैला होता है उस सॉइल में, और क्रिस्टलाइन होता है। इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक होती है, मेटामॉर्फिक, ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक्स भी होती है, ठीक है। और इसमें होता है लुक येलो, जब ये हाइड्रेटेड मतलब गीली सी लगती है, और गीली सी लगती है, तो ये येलो कलर की होती है। और जब ये कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट, साउथ की तरफ पाई जाती है। डेक्कन प्लेटो, मतलब साउथ की तरफ ही, मिडल इन सब में डेक्कन प्लेटो वहाँ पे पाई जाती है। फाउंड इन पार्ट्स उड़ीसा में पाई जाती है, जैसे इंडिया के कोने में उड़ीसा होता है वहाँ, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स और मिडल गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे हमें मिलती है। तो ये चीज़ें होती है। अब है ठीक है, तो ये मिडल गंगा और गंगा प्लेन में भी, उत्तर प्रदेश के गंगा प्लेन में भी पाई जाती है। अब है लैटराइट सॉइल, ये होती है रिजल्ट ऑफ इंटेंस टीचिंग ड्यू टू, ये कैसे फॉर्म होती है, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है। लो ह्यूमस मतलब थोड़ा जो सॉइल का कंटेंट है वो थोड़ा कम रहता है। पीएच, जैसे एसिड बेस्ड सॉल्ट्स वाले साइंस सेकंड चैप्टर में देखा होगा, तो पीएच 6.0 होता है। 6.0 मतलब ये होता है कि एसिडिक, थोड़ी एसिडिक से कम होती है, ठीक है। प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, ये ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। इरोजन मतलब कि ढंग से मतलब लैंड का ख़राब होना ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी होती है लैटराइट सॉइल में। सुटेबल, और ये कल्टीवेशन करने के लिए सही होती है, इसकी क्वालिटी सही है। एडुकेट
डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स डाला जाए तो इस पर हम अच्छी तरीके से कल्टीवेशन कर सकते हैं। और मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स और कैशो नट जैसे काजू और बादाम अखरोट ये सब उगाने के लिए बहुत अच्छी सॉइल होती है। डेवलप इन एरियाज़ और हाई टेम्परेचर, जहाँ बहुत गर्मी हाई टेम्परेचर हो, हैवी रेनफॉल भी, मतलब गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है। अब ये कहाँ मिलता है? केरला में होता है, मतलब साउथ की तरफ, कर्नाटका, अब थोड़ा सेंटर में मध्य प्रदेश है वहाँ, तमिलनाडु साउथ में है, उड़ीसा, वेस्टर्न घाट्स, रीजन ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड भी हमें मिल जाती है, एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, वही चीज़, ठीक है। एरिड सॉइल्स वो होती है, ये इसका कलर ये मतलब रेड कलर की भी हो सकती है, ब्राउन कलर की भी हो सकती है। सैंडी होती है, सैंडी सॉइल होती है ना, जैसे ये बहुत स्मूथ सी होती है, सैंडी एकदम। सेलाइन मतलब थोड़ी नमकीन सी होती है, सॉल्ट होता है उसमें, सॉल्टी नेचर की होती है। इन सम एरियाज दे सॉल्ट कंटेंट हाई रहता है। और लैक ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं होती, मॉइस्चर, ह्यूमस मतलब अच्छी तरीके से सॉइल नहीं होती, और ह्यूमस उसमें नहीं होती, ठीक है। और मॉइस्चर इसमें कम रहता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और इसमें कंकड़ इज़ फाउंड इन लोअर, कंकड़ जैसे छोटे छोटे कंकड़स पाए जाते हैं इसमें, वो चीज़ें होती है, ठीक है। ऐसे चीज़ें होती है हमें मिलती है। और बिकम कल्टीवेटेड आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, पर ये सही हो सकती है अगर हम ढंग से इसकी कल्टीवेशन करी जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और मतलब ये कहाँ पे पाई जाती है? वेस्टर्न राजस्थान में, उस तरफ में अगर हम ढंग से उसे प्रॉपर ये सब चीज़ें इरिगेशन ये सब दें तो ढंग से हो जाती है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस ऐसा होता है कि जिससे डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स, अदर प्लांट मटेरियल, जैसे क्या होता है कि जैसे सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत पड़े रहते हैं, तो और मतलब प्लांट्स, डेड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ें पड़ी रहती है, तो उसका मतलब डेड डिकेइंग चीज़ों का वो बन जाता है, तो वही ह्यूमस अच्छी होती है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। और हमें लास्ट फॉरेस्ट सॉइल्स लोमी होती है, सिल्ट होती है, वे वैलीज़ में पाई जाती है। और ये अपर स्लो मतलब बड़े पहाड़ों के ऊपर पाई जाती है। फर्टाइल होती है लोअर पार्ट ऑफ वैलीज़ में। टेक्सचर वेराइज अकॉर्डिंग टू माउंटेन, ये माउंटेन एनवायरनमेंट में पहाड़ों पे ग्रो होती है। एसिडिक होती है विथ लो ह्यूमस कंटेंट, मतलब इसमें डेड डिकेइंग चीज़ें, अच्छी जो सॉइल के लिए ज़रूरत होती है वो थोड़ा कम रहता है। और फाउंड इन हिली, ये भी माउंटेन्स और हिली एरियाज़ में पाई जाती है। और वेयर सफिशेंट, जहाँ पर रेन फॉरेस्ट मतलब कि जहाँ पर रेन अच्छी होती हो वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा हमने सॉइल इन सब के बारे में जाना। जैसे इसमें स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट ये सब भी चीज़ें हैं, तो इसे आप बुक को पढ़ लीजिएगा और इसके क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जैसे क्वेश्चंस है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप रिसोर्सेज आयरन ओर, तो इसका आंसर है नॉन रिन्यूएबल। अंडर विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट, टाइडल एनर्जी को हम कहाँ रख नहीं सकते, रिप्लेनिशेबल, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिक्रीज। अब पंजाब में लैंड डिक्रेशन क्यों होता है? क्योंकि उसमें अधिक ही इरिगेशन कर दी जाती है, बहुत अच्छा पानी का सप्लाई किया जाता है, इससे बहुत ज़्यादा पानी डालने से भी मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ इन विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेट इस टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस, टेरेस फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस करी जाती है? उत्तराखंड। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट, ब्लैक सॉइल कहाँ भी हमने पढ़ा था, कॉटन कहाँ ग्रो होता है? प्रीडोमिनेंटली, मतलब ज़्यादातर हमें कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने भी है ये हमें सब बुक में मिल जाएंगे, तो इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर। ऐसे ही चैप्टर्स और बनाते रहेंगे और सही से हम सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हर चैप्टर पढ़ेंगे। और मैंने रिड्यूस सिलेबस बनाया है, उस हिसाब से भी देख सकते हैं, और वैसे हम हर चीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।